नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज के इस युद्धाभ्यास की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट 22 को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। एज यूजुअल जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट हमारे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए किए जा रहे हैं और आप सभी लोगों को इनको करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। जैसे आपको इस टॉपिक में इस प्रैक्टिस सेट में कुछ टॉपिक का रिवीजन भी होता है। धीरे धीरे हम पूरे मैथ्स का रिवीजन भी कर लेंगे और पूरे मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को आपने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना या वीडियो के जो चैनल है हमारा उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको एक सीरीज मिल जाएगी युद्ध अभ्यास नाम से, वहां पे आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की। और प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है उसमें पूछा गया है कि 1560 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अब इसमें आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें गुणनखंड कितने होते हैं। उसके बाद सारे जो आज के ये फैक्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज हम इस क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको बोला गया है कि 1540 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम 1540 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम आप सभी लोगों ने ये बचपन में सीखा होगा कि हम पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे और ये कट जाएगा। फिर हम इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं, जब से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, बचेगा एक हमारे पास, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा बोलो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा भैया और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार और उसके बाद ही 11 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जब तक नीचे एक ना आए तब तक हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसको हम लिख देंगे कैसे करके, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 और गुणा 11 की पावर 1। अब इस पावर का बहुत बड़ा खेल है। इस पावर से ही आप आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे, अगर आपको टोटल फैक्टर पूछे गए हैं, टोटल फैक्टर यानी कि टोटल गुणनखंड आपको अगर पूछे गए हैं तो उसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, जितनी भी घात दी हुई है उसमें सब में प्लस 1 कर दो। सब में प्लस 1 करके सबकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सब में प्लस 1 करके सबकी आपस में क्या कर दीजिए, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। यानी 24 इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे गुणनखंड 24। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात। अब ये तो हो गया आपका टोटल फैक्टर। अब आप बोलोगे भैया ये तो चलो टोटल फैक्टर आपने बता दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कल को और भी पूछ ले, कल को पूछ ले कि इवन फैक्टर क्या होते हैं, कल को पूछ ले कि ओड फैक्टर क्या होते हैं, कल को ये पूछ ले कि प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होते हैं। जैसे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं, 1 2 3 4 है, ऐसे पूछ ले। कल को पूछ ले हमसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर कितने हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, तो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। यानी इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक बार सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया है, उस पेपर पे चलते हैं और उसमें सारी चीजें अपना डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो 42 मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और इस 42 का जो एग्जाम्पल है इसमें हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें इसमें समझना है दोस्तों कि इसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो दो तरीके से कर सकता हूं। अगर छोटी संख्या है तो आपको क्या करना है, देखो 7 छंग 42 होते हैं, तो 6 गुणा कितने होते हैं, 7 होते हैं। फिर 6 को मैं फर्दर किस में तोड़ सकता हूँ, आप बोलोगे भैया 3 गुणा 2 में तोड़ सकते हो।
या इसको अगर क्रम से लिखूंगा तो 2 गुणा 3 लिखूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं इस पे बात। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो टोटल फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल फैक्टर, मैं एक एक बात आपको समझाता जाऊंगा। टोटल फैक्टर, ठीक है। टोटल फैक्टर कितने होते हैं। टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। घात में एक गुणा करके, घात में एक जोड़ने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1+1। पावर एक है ना सबकी, ये भी पावर एक है, ये भी पावर एक है, ये भी पावर एक है। मल्टीप्लाई 1+1 मल्टीप्लाई 1+1, तो ये हो गए हमारे टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे आपके 8। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इवन फैक्टर की, किसकी बात करता हूँ, इवन। इवन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, इवन का मतलब होता है भैया सब। अगर इवन फैक्टर की बात करता हूँ तो इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं बोलो। इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से। आप कैसे निकालोगे, जो इवन संख्या है आपकी, क्या है, जो इवन संख्या है दोस्तों, उसकी पावर में +1 नहीं करेंगे। जो इवन प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये इवन नंबर जो है, जो सम नंबर है, उसमें पावर +1 नहीं करेंगे, बाकी सब में +1 कर देंगे। यानी 2 की पावर तो 1 ही लिखे रहने देंगे। उसके बाद 3 की पावर 1 है तो इसमें 1+1 कर देंगे। ऐसे 7 की पावर 1 है तो इसमें भी 1+1 कर देंगे। यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये 4 कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसके आपके फैक्टर भी लिख के दिखाऊं तो फैक्टर भी लिख सकता हूँ। देखो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक नए पेन से मैं इसके फैक्टर ही लिख के बता देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा बिल्कुल। 7 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद 7 से 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 21 से हो जाएगा और खुद 42 से हो जाएगा। अब इसमें आप टोटल फैक्टर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें आपको क्या गिनने हैं, इवन फैक्टर गिनने हैं, तो इवन फैक्टर गिनो। इवन क्या होते हैं, सम, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा। उसके बाद 14 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो देखो 4 फैक्टर हो गए इवन। तो बचे हुए 4 फैक्टर कौन से हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया ओड को निकालने का तरीका क्या है। ओड को निकालने का तरीका क्या है, तो ओड को जो निकालने का तरीका होता है, तो आप इवन वाला नंबर छोड़ ही देते हो। क्या कर देते हो, इवन वाला जो नंबर होता है, जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, इसमें इवन नंबर आप छोड़ देते हो। तो इवन नंबर अगर आप छोड़ोगे तो ओड क्या होगा, अगर मुझे ओड फैक्टर निकालने हैं दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, इवन नंबर को छोड़ दूंगा। यानी अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे 3 गुणा 7 से करना पड़ेगा। तो 1+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1+1। अब ध्यान से समझना, ये इवन जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में इवन नंबर जो है उसकी पावर का हमने किया, क्योंकि ओड में क्या कर देंगे, इवन पावर को छोड़ देंगे। इवन पावर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओड की अगर मैं बात करूँ तो समझ में आ गई बात। तो इसमें कितने हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएंगे टोटल 4। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप बोलोगे भैया इसमें प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ, इसमें आपसे एक बार और तो पूछी जाती है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य जो फैक्टर है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 3। कौन सा है, 2 है, 3 है और 7 है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। प्राइम फैक्टर तो कितने हैं आप बताओ, 3 है भैया, 3। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका सम क्या होता है, देखो ये तो समझ में आ गया आपको। टोटल फैक्टर पूछेंगे तो घात में एक मल्टीप्लाई, एक जोड़ के सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इवन पूछेंगे तो जो इवन वाली नंबर है उसमें उसमें घात में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ओड पूछेंगे तो एक जो इवन वाली घात है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब में एक से मल्टीप्लाई करके, एक प्लस करके सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमसे जो पूछे गए हैं वो है 3 है। 3 है ना, 1 2 3, तो 3 इसमें लिख देंगे, 3। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सम की। यह सम हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेंगे अगले उसमें जो हमारा अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें एक क्वेश्चन ले लेंगे सम का। तो उसमें हम सम वाले क्वेश्चन सीख लेंगे, सारे सम वाले फैक्टर सीख लेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। तो आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। ये इसका आंसर मुझे बताना, आपको 52,900 में गुणनखंडों की संख्या बतानी, संख्या नहीं संख्या, संख्या बतानी कितनी होगी। तो बता सकते हो आराम से। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे बोलो। अगर आप वैसे करना चाहो, ये इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से आप खुद समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, 529 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, बहुत आराम से लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ 529 क्या होता है, बताओ 529 होता है 13 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, यानी 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा 4, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 25 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 5 की पावर 2, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणा 23 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा, इसके गुणनखंडों की संख्या पूछी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, 2 में प्लस 1 करेंगे, ठीक है। हमें गुणनखंड पूछे ना, क्या पूछे इसने, गुणनखंड यानी कि फैक्टर बताने हैं टोटल। फिर इस वाली घात में भी क्या करेंगे हम, जो हमारी अगली घात दी हुई है उसमें भी हम 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे, उसमें अगली वाली घात में भी 2 प्लस 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 27, यानी इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे दोस्तों 27। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी आपने अच्छे से किया, तो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताना करके क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 4, इसमें आपको बताना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, यानी जो भी कॉमन वैल्यू है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना। तो आप मुझे बताओ, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन ले सकता हूँ, आप बोलोगे भैया मैक्सिमम 3 की पावर 2 कॉमन ले सकते हो। उसके बाद अब देखो, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना कॉमन ले सकता हूँ, मैक्सिमम 5 की पावर 1 कॉमन ले सकता हूँ। और कॉमन ही जो होता है हमारा मैक्सिमम कॉमन, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर 5 है, 24/25, 26/27 का लघुत्तम समावर्तक बताना, एलसीएम बताना, 24/25 और आपको बताना है 26/27, इसका लघुत्तम समावर्तक बताना। लघुत्तम समावर्तक से समझते हो, मतलब लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों कि एलसीएम क्या होगा इसका। अब एलसीएम क्या होगा, अब आपको अगर अपोन में कोई भी वैल्यू देखने को मिले, ऐसे अगर आपको अपोन में वैल्यू देखने को मिले, तो आपको क्या करना होता है, जो अंश होता है, अंश अंश यानी कि नोमिनेटर जो होता है, उसका तो हमें निकालना है जो दिया हुआ है हमें, जो पूछा गया है हमसे। समझ लेंगे ध्यान से बात को। अगर आपको जो पीवाईक्यू के फॉर्म में वैल्यू दी हुई हो और आपसे पूछा गया है कि इसका एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमसे पूछा गया है अंश वाले नंबरों का तो हम निकाल देंगे, वो अंश वाले नंबरों को क्या निकाल देंगे हम, इसमें एलसीएम निकाल देंगे, और नीचे क्या है, हर है हमारे पास, और हर नंबर का क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे। समझ में आ गई बात। तो आप अगर इसमें फॉर्मूला लगाओ, ये जब हमसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर अंश में एलसीएम पूछेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, हल। और अगर अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर हम एचसीएफ निकालते और नीचे क्या निकालते, हर का एलसीएम निकालते। समझ में आ गई बात। यानी अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, 24,26 का, और नीचे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे बोलो, एचसीएफ निकालेंगे 25,27 का। तो आप मुझे बताओ 25,27 में से क्या कोई एलसीएम एचसीएफ आ सकता है, आप बोलोगे भैया आ सकता है, क्या आ सकता है, एक आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक आ सकता है। अब इसका एचसीएफ आप बोलो कितना आएगा, देखो इसको 12 गुणा 13 कितना होता है, 132, 12 गुणा 13 कितना होता है, 156, और 156 का 2 गुना है तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अ, कितना हो जाएगा, देखो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, आप मुझे बताओ। इसको मैं 12 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इसको 13 गुणा 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 तो सब में कॉमन आएगा, एलसीएम निकाल रहे हैं ना हम। तो इसका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा गुणा 13। अब 13 गुणा 12 होता है 156, और 156 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 312, यानी 312 मेरे पास आ जाएगा इसका एलसीएम, 312, 312/1, यानी कि हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा 312। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 6, आपको बताना है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको जोड़ के बता। देखो सब में यूनिट डिजिट अलग है, तो आप यूनिट डिजिट के साथ खेलो। सब में अगर यूनिट डिजिट अलग है तो आपका यूनिट डिजिट चेक कर लो, वही आंसर हो जाएगा। देखो इसकी यूनिट डिजिट पे कितना है, 3 डिजिट है, हमें कितनी निकालनी, 4, तो सबको 4 बना दो,
तो इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे लिख सकता हूँ भैया 610 लिख सकता हूँ। ये 2 है तो इसके आगे भी क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, क्योंकि मुझे 4 डिजिट बनानी है। और ये कितना है, 7034 हो जाएगा। और आगे कितना है, देखो पॉइंट 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6000 लिख सकता हूँ। ये 3 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3000 लिख सकता हूँ। और ये 2 है तो 2 अपना पूरा ऐड हो जाएगा। अब ये मैंने दशमलव के बाद की संख्याएं ले ली, तो दशमलव के बाद जो मेरी यूनिट डिजिट मैच कर जाएगी वही आंसर होगा। बताओ कौन सी डिजिट है आगे दशमलव के बाद यूनिट डिजिट पाएगी, 4, और 4 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है आपका सी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमने किया, सारे की सारी यूनिट डिजिट चेक करके देख ली, बाद के अंक जो है ना दशमलव के बाद के अंक वो चेक करके देख लिए। दशमलव के बाद के अंक जो है मैक्सिमम 4 है तो सबके अंक 4 बना दिए। ये दशमलव के बाद के अंक है, ध्यान से समझना बात को, ये दशमलव के बाद के अंक है तो सबके क्या कर दिए, यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट क्योंकि हमारी अलग अलग थी, उसी से हमने अपना आंसर मैच कर लिया। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर है हमारा 8। देखो, आपको बोला गया है x-1/x। कल जो हमने सीखा था दोस्तों, यानी कल की जो क्लास में हमने सीखा था, परसों की क्लास में, वो हमने सीखा था दोस्तों कि x+1/x या a+1/a की पावर बराबर n है, तो उससे जो फॉर्मूले बनेंगे वो सीखे थे। आज हम सीखेंगे x-1/x के फॉर्मूले। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, x-1/x के फॉर्मूले। तो आप पहले इसका आंसर मुझे बताएंगे, सबसे पहले आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, तो x-1/x हो जाएगा, और बराबर दिया हुआ है हमें 4/10 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ। अब मुझसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 बचेगा, और ये माइनस के 2 जाके इधर प्लस में हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर होगा तो 4/25 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 54/54 आपका क्या हो जाएगा, 54 आपका हो जाएगा 25। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और बताओ 25 ही कम 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि 2.16 आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपको बात समझ में आ गई, ये तो आ गया आपका आंसर। अब इसके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर दोस्तों x-1/x बराबर हमारे पास n दिया हुआ हो, तो इसका पहला फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n² प्लस के 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला पूछना चाहूँ, दूसरा फॉर्मूला क्या, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो हो जाएगा n की पावर 3 और प्लस हो जाएगा 3n हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो, एक घात होगी, दो होगी, तीन होगी, चार अगर मैं बात पूछता हूँ चार की, अगर घात 4 की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घात 4 की, तो घात 4 यहाँ से निकाल देंगे, घात 4 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 1 नहीं है दोस्तों, 2 है। घात 4 निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि n² माइनस 2 होता है, तो n² माइनस के 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों किसकी, अगर मैं बात करता हूँ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की, तो ध्यान से समझेंगे क्या आएगा, मुझे एक घात 2 और घात 3 क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो घात 2 और घात 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, घात 2 का और घात 3 का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, और इसमें से क्या घटाएंगे, माइनस घटा देंगे इसमें से n, तो ये हो जाएगा आपका 5 घात का फॉर्मूला। समझ में आ गई बताओ बात। सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक बार मैंने रिवाइज करा दिए हैं, माइनस वाले फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करा दिए, उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 9। प्रश्न नंबर 9 है आपके पास, और ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करके बताना है। आपको दिया हुआ है एल और एम जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, जो एल लाइन है वो एम की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि समांतर है, क्या है दोस्तों, समांतर है। ठीक है जी, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों क्या, आपको बताना है इसमें कि जो ए और बी द्वारा चिन्हित कोण है उसका माप बताना कितना होगा। ए और बी द्वारा जो चिन्हित कोण है उसके माप आपको बताना क्या होगा। ठीक है जी,
हाँ जी, बताएँगे। देखो ये पैरेलल है क्योंकि ये पैरेलल है आपकी, और पैरेलल देखो ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसकी ट्रांसवर्स लाइन है, क्या है? ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन है। तो आप मुझे बताओ ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, अब क्योंकि ये पूरी क्या है 180 डिग्री का कोण बनाएगा। भाई सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70। समझ में आ गई बात? ये कितना हो जाएगा? 70। अब देखो ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। ये वाली जो ट्रांसफर लाइन है, ध्यान से समझेंगे मैं जो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये वाली जो दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर रही है? कट। तो आपको पता है कि अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर अंतः कोण का योग कितना होता है? वो होता है 180। तो ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110। समझ में आ गई बात? ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। और ये कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। देखो ये 110 हो गया। अब ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी? ये अगर 110 हो गया तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 170 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 70 डिग्री। भाई अगर ये कितना है? ये अगर 110 है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? तो ए की वैल्यू तो आपके पास आ गई। ए की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई, वही तुम मैच कर लो। भाई ए की वैल्यू 70 केवल और केवल सी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आई बात, और समझ लो। देखो ध्यान से समझेंगे। ये जो बन जाएगा दोस्तों, ये जो बन जाएगा, ये जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केसरी कलर से। कैसे कलर है? केसरी कलर से। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो हमारे पास एरिया, ये जो हमारे पास आकृति बन जाएगी, ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो आप मुझे बताएंगे, एक कोण तो हमारा हो गया 40 डिग्री, एक हो गया हमारा 70 डिग्री, और एक हमारा हो गया कौन सा कोण? ये वाला हो जाएगा, मान लो इसको x डिग्री। तो ये x डिग्री हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा कितना आपका? बराबर हो जाएगा दोस्तों 180। तो 180 आपको इसमें से माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा? 110। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 70 डिग्री। ये हो जाएगा कितना? 70 डिग्री आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो अगर ये वाला कोण 70 डिग्री हो जाएगा तो ये सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180। तो ये बी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोस्तों 110 डिग्री। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10, ध्यान से समझेंगे। यदि एक त्रिभुज के कोण ये है, तो आपको दो देखो त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें? आप क्या करेंगे? सारे कोणों को जोड़ देंगे। सारे कोणों को क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 180 के बराबर आ जाएगा आपका। 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? देखो ये 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और बराबर आपके पास आ जाएगा 180। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से आप क्या करेंगे? 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा। और 130 हो जाएगा आपका 10x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2x की। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणा कितना हो जाएगा? 2। 13 गुणा 2 हो जाएगा 26। यानी 26 डिग्री हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपके पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 11। एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप जो आपको दिया हुआ है वो 91 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 91 दिया हुआ है। आपसे पूछा है यदि यदि समान भुजाएं, आपसे पूछा है दोस्तों, यदि समान भुजाओं में से एक का माप जो है 28 है, तो असमान भुजाओं का मान आपको बताना क्या होगा? ठीक है जी। तो आपको बताना है, देखो आपको परिमाप दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्या? एक सेकंड का समय देंगे बस मुझे। ठीक है, मैं आपको इसके सारे फॉर्मूले भी लिखाऊंगा ना, तो सारे फॉर्मूले में आपको इसको लिखा दूंगा एक बार।
देखो ध्यान से समझेंगे, आपको दिया हुआ है क्या, आपको समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज क्या आता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। मान लीजिए ये वाली दो भुजाएं क्या है, इसकी समान, और एक भुजा इसकी असमान है। और आपसे बोला गया है कि जो यदि समान भुजाओं में से एक का परिमाप 28 है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का परिमाप भी 28 हो जाएगा। भाई ये भी 28 है तो ये भी 28 है, क्योंकि दोनों समान भुजाएं हैं। अब इस वाली भुजा की वैल्यू हमें निकालनी क्या होगी, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इसका परिमाप, तो 28 प्लस 28 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा x, और बराबर कितना आएगा, परिमाप कितना होता है 91। तो आप इस सबको ऐड कर दीजिए, 28 दूनी 56 होते हैं, तो x बराबर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 91 माइनस के 56। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। यानी जो आपके पास दूसरी असमान भुजा होगी वो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब मैं आपको लिखाता हूँ इसके फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले जो आपके होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, वो आप एक बार क्या कर दीजिए, वो आप एक बार देख लीजिए। देखो ध्यान से समझें कि मैं मान लेता हूँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, ये एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं क्या है, समान है। मैं मान लेता हूँ ये वाली भुजा इसकी ए है, और ये वाली भुजा भी ए है, और ये पूरी की पूरी भुजा इसकी हो जाएगी बी। समझ में आ गई बात। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के हम सारे फॉर्मूले एक बार देख लें। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इससे पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है जी, ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। और ये हमने क्या मानी थी, ये मानी थी भुजा हमने बी। समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बात बताएंगे आप यहाँ से दोस्तों, मुझे आप यहाँ से एक बात बताएंगे, ये वाली जो भुजा मेरी हो जाएगी इससे आधी भुजा, अब क्योंकि ये इसको क्या करेगा, दो भुजाओं में डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगी b/2, और ये वाली भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, b/2। हालांकि आपको चित्र में थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन b/2 हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। मैं मान लेता हूँ ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास कितना बी, और ये है दोस्तों सी, और ये भुजा हो जिस पर ये परपेंडिकुलर है वो है डी। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझनी है बात, ध्यान से समझनी है। अगर मैं बात करता हूँ ए डी, ए डी मतलब ये हो जाएगा ए। अगर मैं बात करता हूँ, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी उसको ध्यान से समझना है आपको। इसकी हाइट क्या हो जाएगी एक बार वो ध्यान से समझना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी ए डी। भाई ये जो ए डी हो जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर करेंगे ए स्क्वायर माइनस के v/4। अब कैसे आया ये समझेंगे बात को। आप मुझे बताओ, मुझे हाइट निकालनी है, ये एडी मुझे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो इसमें आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये एडी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका हाइपोटेनस में से आपको क्या कर देना है, बेस माइनस कर देना है, तो b/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर में तो इधर जाके अंडर रूट में कर देंगे, इसको स्क्वायर को हटा देंगे। ऐसे करके हमने क्या करा, इसकी हाइट निकाली। समझ में आ गई बात आपको। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके क्षेत्रफल की, किसकी बात करता हूँ, इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ, यानी इसके एरिया की हम बात करते हैं, एरिया की अगर हम इसके बात करते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है इसका, बेस है इसका बी, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसके अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के b/4। समझ में आ गई बात, a² / b²/4 हो जाएगा। ये आपकी इसकी हो जाएगी हाइट। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई होगी। दो बात आपको समझनी थी, इसकी हाइट और इसका क्षेत्रफल आपको इसका समझना था। आपको ये क्वेश्चन बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा कितनी है 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखो आइसोस्केलेस की बात हो रही है, तो असमान भुजा कौन सी है, असमान भुजा 8 है, यानी बी की वैल्यू 8 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि एरिया बराबर आपका जो होता है दोस्तों, एरिया बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर आपका क्या होता है 1/2 इंटू वी, यानी कि अब असमान भुजा बी यानी कि हो जाएगा 8, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि समान भुजाएं जो है ए स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और माइनस b²/4। तो b² कितना हो जाएगा 8×8 = 64/4 हो जाएगा 16। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट
इसके अंदर 25 में से हो जाएगा 9 बचेंगे और 9 बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बोलो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन के आकार के डिब्बे के सबसे बड़े विकर्ण की जो लंबाई है वो आपके पास √300 है, तो इसका आयतन आपको बताना है। देखो घन है आपका, और जो घन होता है उसके जो फलक होते हैं वो बराबर होते हैं दोस्तों, क्योंकि घन जो बनता है वो एक स्क्वायर फॉर्म से बनता है। समझ में आ गई बात, एक स्क्वायर फॉर्म से बनता है घन, एक स्क्वायर की 3D फॉर्म होती है घन। ठीक है जी, ये समझ में आ गई आपको, ये आपका एक हो गया घन। अब इसने बोला है कि सबसे बड़ा जो इसका विकर्ण है, सबसे बड़ा जो डिब्बे का सबसे बड़ा जो लंबा विकर्ण है, सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था। सबसे लंबा जो विकर्ण होता है दोस्तों, वो एक कोने में से बीच में से होते हुए दूसरे कोने पे जाता है। यानी अगर मैं इसमें इंडिकेट करना चाहूँ तो ये वाला जो विकर्ण होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विकर्ण होगा ये सबसे लंबा विकर्ण होगा, और इसका ही मान हमें जो दिया हुआ होता है वो होता है √a√3। क्या दिया हुआ था, a√3 दिया हुआ था, a√3 दिया हुआ था इसका विकर्ण, ये होता है इसका विकर्ण। अब इसके विकर्ण बराबर हमें कितना दिया हुआ है, √300। √300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10√3 लिख सकता हूँ। तो 10√3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10√3 बराबर हो जाएगा a√3। तो यहाँ से आपको इसकी भुजा मिल जाएगी, a बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना, घन का क्षेत्रफल आयतन निकालना, तो घन का आयतन होता है a⁻3, तो a⁻3 हो जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 का मतलब हो जाएगा 1000। तो 1000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1000, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 15। प्रश्न नंबर आपका 15 है, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद आपको निकालना, क्या होगा। देखो 21वां पद आपको क्या करना है, 21वां पद आपको बताना है, 21वां पद क्या होगा। आपको पता है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, है ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भैया कि टी एन, यानी कि nth टर्म जो होती है समांतर श्रेणी की, जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। nth टर्म का यानी कि टी एन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, वो क्या होता है, वो होता है a+n-1 × d होता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है जी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो n-1 इंटू क्या होता है, n-1 × d होता है। आपसे बोला गया 21वां टर्म, तो 21वां टर्म का मतलब होगा t21 निकाल लेंगे, यानी 21th टर्म निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बोलो, a प्लस कौन सी टर्म निकालनी, 21वीं, यानी कि n-1, n की जगह क्या रखना है, 21 रखना है, n की जगह क्या रखना है दोस्तों, 21 रखना है, और 21-1 इंटू डी रखना है। अब हमें a और d की वैल्यू रख देनी है। भाई a की वैल्यू कितनी है, पहली टर्म यानी कि 26 है, तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस ये हो जाएगा आपका 21 माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितनी है, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर है 6 का, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, ये हो जाएगा 26 प्लस कितना हो जाएगा, एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 20 गुना 6, तो 120, 120 में अगर 26 ऐड करूंगा तो 146 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 146 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका कौन सा, 15। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें बोला है समांतर श्रेणी का टी एन ज्ञात करना है, यदि T3 बराबर कितना है 22 और T17 बराबर कितना है -20 है। यानी इसने बोला है T3, T3 का मतलब है कि इसकी जो तीसरी टर्म है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 22, और इसने बोला है T17, यानी जो इसकी 17वीं टर्म है वो दी हुई है कितनी, वो दी हुई है -20। तो आपको बताना है कि उसकी nth टर्म क्या होगी। तो सिंपल तरीके से आप इसको कैसे करेंगे बताओ, भाई T3 का मतलब क्या होता है, T3 का मतलब होता है a+2d, a+2d तो होता है, भाई n की वैल्यू क्या रखूंगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा, और n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, n की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा a+n-1, यानी 3-1 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद अगर मैं T17 निकालता हूँ तो T17 क्या हो जाएगा दोस्तों, T17 हो जाएगा a+17-1 16d बराबर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या करेंगे आप, यहां से वैल्यू निकाल देंगे, यहां से आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। ये इक्वेशन मान लीजिए 1 आपको, ये इक्वेशन मान लीजिए आप 2, तो आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे,
आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर देंगे, या दूसरी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो ए से तो ए कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे प्लस के 2 माइनस के 16 हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा आपके पास 14D। 14D बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास 42, 42 हो जाएगा। यानी डी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी -3। यानी अंतर जो चल रहा है श्रेणी में वो -3 चल रहा है। और अब मुझे क्या निकालनी, पहली टर्म निकालनी, तो आप डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। डी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास अंतर निकल के आ जाएगा, यानी ए प्लस कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, सॉरी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 28। बोलो समझ में आ गई बात। और ए की वैल्यू होगी आपकी 28। आपसे पूछा है टी एनथ टर्म, तो टी एनथ टर्म क्या हो जाएगी बताओ। टी एनथ टर्म जो हो जाएगी आपकी टी एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी एन बराबर आपसे पूछा है, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ, ए की वैल्यू दी हुई है 28 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू दी है -3। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस आपके पास कितना आएगा, प्लस आपके पास आएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 3। तो जब आप इसको सही करके लिखोगे दोस्तों, तो आपके पास जो आंसर बन के निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो ये हो जाएगा -3, तो -3n हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपके पास 31। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा टी एनथ टर्म। टी एनथ टर्म जो आपके पास हो जाएगी वो आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 31, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। एक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 40% हिंदी में फेल हुए, 15% दोनों में फेल हुए। आपको प्रतिशत अभ्यर्थी बताने जो हिंदी और दोनों में पास हुए। ठीक है, तो तीनों में फेल हुए हैं तो फेल का क्या बना लेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। फेल फेल का वेन डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये फेल का वेन डायग्राम हो जाएगा। टोटल कितने फेल हुए दोस्तों, टोटल जो फेल हुए वो हुए हैं 15, यानी 15 जो हो जाएगा वो आ जाएगा बीच में। इसने बोला एक तो है हिंदी हमारे पास, एक है हमारे पास इंग्लिश। एक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए तो 15 यहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। अब 40% हिंदी में फेल हुए तो 15 यहाँ हुए तो 25 यहाँ पे बच जाएंगे। इसने पूछा है हमसे, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है यदि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए, आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, तो आपको ये बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे। अब ये फेल की बात आ गई, तो मैं एक बार क्या निकाल देता हूँ, मैं एक बार निकाल देता हूँ टोटल जो पास व्यक्ति है वो कितने हो जाएंगे। एक बार हम क्या निकालेंगे, एक बार हम निकालेंगे दोस्तों कि टोटल जो पास व्यक्ति है वो कितने हो जाएंगे आपके पास। आपके पास जो टोटल पास व्यक्ति है वो आप एक बार निकाल दीजिए। आपके पास जो टोटल पास व्यक्ति है वो सबसे पहले आप निकाल दीजिए। तो टोटल पास व्यक्ति कितने हो जाएंगे आप मुझे बताएंगे। सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, तो फेल व्यक्ति कितने हैं, फेल व्यक्ति है 25, 15, 35, इनको ऐड करो। जो फेल व्यक्ति है इनको आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद आप क्या कर दो, टोटल 100 में से 50 है ना, 50% है ना, सॉरी हाँ परसेंटेज की बात है ना, परसेंटेज की। तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे 25 और 25 हो जाएंगे कितने, 40, 40 और 3 75, 75% हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों सब में फेल हुए हैं। ये कौन से व्यक्ति है, ये है फेल व्यक्ति। तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पास हुए हैं टोटल। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं ऐसे, टोटल हो जाएंगे भैया आपके, टोटल हो जाएंगे भैया आपके 25%। तो 25% व्यक्ति क्या हो जाएंगे, 25% व्यक्ति हो जाएंगे पास। और हमसे यही पूछा था कि कितने व्यक्ति पास हो जाएंगे, तो दोनों पे 25% व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे तो दोनों में पास हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, बोलो अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए में तत्वों की संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है, ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिखाने की मैंने कोशिश की है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों नंबर ऑफ ए यूनियन ए प्लस नंबर ऑफ बी, और इसमें से माइनस कर दे हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन है माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा भैया आपका ए यूनियन निकालना है ना हमें, तो नंबर ऑफ ए कितना है, ए में कितने तत्व है 20 है, ठीक है।
प्लस बी में कितने तत्व हैं आपके 18 हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे कितने, माइनस कर देंगे ए और बी दोनों में होने वाले 10। तो जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 28। तो सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आगे समझ में आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 18। निम्नलिखित डेटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच में अंतर बताना क्या होगा। देखो अब आपको ये समझना है, ये हालांकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की वीडियो जो प्रोवाइड कराऊंगा वो कराऊंगा कल। कल आपकी कंप्लीट मैराथन आएगी दोस्तों, और वो आपकी चाहे 2 घंटे की हो, चाहे आपकी 1 घंटे की हो, चाहे 2.5 घंटे की हो, वो कंप्लीट मैराथन आएगी आपकी। और वो कंप्लीट मैराथन आपकी स्टैटिस्टिक्स पे आएगी। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मैंने सारा कंटेंट तैयार कर लिया है दोस्तों, और बाकी जो और भी एग्जाम है मैं एक बार उनको गो थ्रू और कर लूंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के, चाहे वो यूपीएसआई में, चाहे वो आपके कांस्टेबल में, चाहे वो आपके जीडी में, तो मैं उन सारे क्वेश्चनों को एक बार क्या कर लूंगा, एक बार सारे इस क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपको एक मैराथन के तौर पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। क्या बहुलक होता है, क्या मीन होता है, क्या मीडियन होता है, सब कुछ आपको मैं उस एक वीडियो में बता दूंगा। तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पूरी स्टैटिक्स को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते, थोड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको शायद समझ पाओ, तो मैं कोशिश कर दूंगा, क्या कोशिश कर सकता हूँ कि आप इसको समझ पाओ। आपको बोला गया है भैया, क्या आपको बोला गया है कि इसमें बताना आपको, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है भैया कि जो परास है, परास का मतलब होता है दोस्तों रेंज। परास का मतलब क्या होता है, रेंज होता है, रेंज। यानी कि इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी रेंज। भाई जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी रेंज। अब सबसे बड़ी संख्या केवल केवल एक है, वो है 58। तो 58 जो होगी वो होगी आपकी रेंज। अब ध्यान से समझेंगे, ये रेंज नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू में माइनस करेंगे ना। देखो रेंज क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोग बोलते होंगे कि तुम्हारी रेंज कितनी है, तुम्हारी रेंज कितनी है। मान लो जैसे आप क्या करते हैं कि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, तो आपसे वो पूछता है कि आप किस रेंज में क्या लेना चाहते हो, किस रेंज में आप आइटम खरीदना चाहते हो। तो आप रेंज देखते होंगे, लाइन पे लिखी हुई होती है कि मिनिमम होना चाहिए इतना और मैक्सिमम होना चाहिए इतना। ठीक है, यानी हम इतने की इतने के बीच में रेंज, तो आपकी जो रेंज आ जाएगी वो इसके बीच की आ जाएगी, इसके बीच की आ जाएगी। तो हमारी जो रेंज होगी वो कितनी होगी बताओ। आपको बोला गया है इसमें, आपको बोला गया है जो मैक्सिमम नंबर है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर है 18, 58 मैक्सिमम नंबर है, और इसमें से मिनिमम नंबर को घटा देंगे। मिनिमम कौन सा है, 8 है। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज यानी कि जो आपकी परास हो जाएगी वो हो जाएगी भैया 50। समझ में आ गई बात। तो रेंज जो हो जाएगी इस डाटा की हो जाएगी 50। समझ में आ गई। अब आपको निकालना बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो भी डाटा, जो भी नंबर या डाटा, जो भी नंबर या डाटा मैक्सिमम बार रिपीट हुआ हो, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ हो, क्या हुआ हो, रिपीट, रिपीट हुआ हो, तो वो क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो इसमें बताओ सबसे मैक्सिमम बार कौन आया, 17 आया, केवल और केवल 17 है जो 2 बार आया। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक को बोलते हैं मोड। जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17। अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि आपके परास और बहुलक के बीच अंतर बताना। तो परास और बहुलक के बीच अंतर कितना हो जाएगा, आपको 50 में से माइनस कर देना है दोस्तों 17। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33। तो आंसर हो जाएगा 33, आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई आपको, दो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गए होंगे, परास और क्या, परास और बहुलक। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। डॉटर शब्द के अक्षरों में की कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। तो आप क्या करेंगे, डॉटर शब्द को लिखेंगे सबसे पहले, डी, ये डॉटर है, ड्रॉट है सॉरी, ड्रॉट है, ये ड्रॉट है दोस्तों। इस शब्द को लिखेंगे और इसके जो आपके जो स्वर है और जो इसके व्यंजन है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो स्वर कितने हैं इसमें, स्वर है भैया इसमें दो, कौन कौन से, एक ए है और एक है यू, ये तो दो स्वर है। बाकी कौन से हैं, बाकी सब व्यंजन है, यानी कि डी हो जाएगा, आर हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा और टी हो जाएगा। अब इसने बोला है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि सारे के सारे शब्द को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो स्वर हो वो एक साथ आए, एक ही साथ आए। तो इसको आप मान लेना है दोस्तों, इसको आपको मान लेना है कि एक शब्द है ये, केवल और केवल एक शब्द, ये एक लेटर है, बाकी ये सारे लेटर है।
तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे 6। इन 6 लेटर को कितने तरीके से लिख सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, इसमें ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, यू को पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं, तो इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ और इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ, तो फैक्टोरियल 2 की इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, और 720 की आपको मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1440। यानी 1440 आपका सही उत्तर हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका कौन सा, 20। आपको बोला गया है कितने अलग अलग तरीके से ए बी सी डी ई एफ को व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें से डी ई एफ हमेशा एक साथ आए। तो आप मुझे बताओ कितने शब्द हैं आपके पास, ये 4 लेटर है, लेकिन इसमें डी ई और एफ को एक साथ लिखना है, तो मैं इनको एक साथ एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और बाकी जो लेटर है, बाकी कितना बचा मेरे पास, ए बचा और बी बचा और सी बचा, ये लेटर हो जाएंगे। तो मैं इनको कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टोरियल से लिख सकता हूँ। और आप मुझे बताएंगे दोस्तों ये भी तो मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, इनको भी तो मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूँ, तो इनको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो समझ में आ गई बात, इनको क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई इनको 3 तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 6 24 छक्का कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 144 होते हैं, 144, तो 144 आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 200, प्रश्न नंबर आपका है 21। 21 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। पासों के एक जोड़े को एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी हुई होती है, 7 से अधिक क्या क्या आ सकता है, 7 से अधिक आ सकता है 8, 7 से अधिक आ सकता है 9, उसके बाद आ सकता है 10, उसके बाद आ सकता है 11 और उसके बाद आ सकता है 12। अब मैक्सिमम यही तो जा सकता है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 6 होता है और 6 6 2, 6 को 2 बार ऐड करेंगे तो 12 आएगा। समझ में आ गई बात आपको। आप मुझे बताओ 8 कैसे आ सकता है, आप बोलोगे भैया पहले नंबर पे 2 आ जाए और दूसरे पे आ जाए 6, ऐसे आ सकता है, या पहले पे आपका क्या हो जाए, पहले पे आपका 3 हो जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, ऐसा आ सकता है, या आपका पहले नंबर पे कितना हो जाए, पहले पासे पे आपका कितना हो जाए बोलो, पहले पासे पे कितना हो जाए, पहले पासे पे हो जाए 4 और दूसरे पासे पे भी 4 हो जाए, या ऐसे भी आ सकता है पहले पासे पे 5 हो जाए, दूसरे पासे पे 3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है पहले पासे पे 6 हो जाए और दूसरे पासे पे 2 हो जाए, ये 8 आने के तरीका हो जाएगा। अगर 9 की बात करूँ तो 9 कैसे आ सकता है, आप बोलोगे भैया 9 आ सकता है पहले पे 3 और दूसरे पे 6, 9 आ सकता है पहले पे 4 दूसरे पे 5, 9 आ सकता है 5 और कितना हो सकता है 4 हो सकता है, या 6 और कितना हो सकता है 3 हो सकता है। उसके बाद अगर मैं 10 की बात करूँ, 10 कैसे आ सकता है, 10 आ सकता है पहले पे 4 दूसरे पे 6 हो सकता है, या पहले पे 5 दूसरे पे 5 हो सकता है, या आप बोलोगे 6 हो सकता है 4 हो सकता है। और उसके बाद अगर 11 की बात करूँ तो पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए। अब 12 आने की तरीका क्या है, 12 आने का तरीका है भैया या तो पहले पे 6 दूसरे पे 6 हो जाए, इस तरीके से आ सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी 15 तरीके आपके हो जाएंगे। ये 15 जो हो जाएंगे टोटल आउटकम ये हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम। अब टोटल आउटकम कितने हैं, 6 तरीके से फेंका जाता है, 6 गुना 6 हो जाएंगे 36, यानी 36 हो जाएगा आपका टोटल आउटकम। तो आप मुझे बताएंगे जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये 15/36 हो जाएगी, और 15/36 का मतलब 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 12, यानी 5/12 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात आप, ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 22 और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ मतलब जो डीआई होता है उसके क्वेश्चन मैंने आपको एक रखा है। आपको दिया गया है, नीचे दिया गया है ग्राफ, बार ग्राफ आपको दिया गया है, दोनों लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाई गई है। ठीक है, 2006 से 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं A1 A2 A3 A4 A5 A6 से पुस्तकों की बिक्री हजारों में है। दोनों वर्षों की शाखा 2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए
शाखा A4 की कुल बिक्री का अनुपात आपको बताना। सिंपल है, आपको बताना A2 की दोनों बिक्री, A2 की जो है दोनों शाखाएं, तो A2 की दोनों कितनी हो जाएंगी, ये टोटल हो जाएंगी। आपसे पूछा गया है A4 का, तो इसका अनुपात इसके अनुपात से बताना है। A4 का कितना है, ये टोटल हो जाएगा, तो आपको इन दोनों का अनुपात बताना कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 140, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 9 दूनी 18, 180। तो आपको इसका क्या निकाल देना, अनुपात निकाल देना, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7:9। समझ में आ गई बात, तो 7:9 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका है 23। प्रश्न नंबर है आपका दोस्तों 23। मैंने आज के क्वेश्चन में जो है, आज की प्रैक्टिस सेट में क्या रखे हैं, केवल और केवल 35 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्लास थोड़ी बड़ी हो जा रही है, और अगर क्लास बड़ी हो जा रही है तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं हो जाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम 35 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से मिलेगा, रिवीजन आपका हर एक चैप्टर का होगा। अब उसमें क्या फायदा है, 35 क्वेश्चन इसलिए मैंने रखे हैं दोस्तों कि हम 1 घंटे सवा घंटे में आपका क्वेश्चन भी कर पाए 35 के 35, और जो एक्स्ट्रा जानकारी मुझे देनी है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे आपको बताने हैं, वो भी मैं आपको आसानी से बता पाऊँ। समझ में आ गई बात। तो आपको क्वेश्चन बताना है 23 नंबर, 30 का 80%, तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, 30 गुणा 80, 30 गुणा 80% हो जाएगा, 3×8 = 24 आ जाएगा, ठीक है। और 25 के 4/5, तो 25 का 4/5 कितना हो जाएगा, 25 का 4/5 हो जाएगा भैया 20, 20 हो जाएगा। अब इसका अंतर बताना, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 4। ये तो पूछा हमसे, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये कुछ नहीं था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका दोस्तों 24। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना, 40% ने विकल्प बी को चुना। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, ये आपको बतानी है। आसान क्वेश्चन है, देखो टोटल उत्तरदायी कितने होंगे, 100% होंगे। इसने बोला कि 100% जो है टोटल वो 500 है, और आपको पूछा गया है कि ए जो है, ए कितने उत्तरदायी है, ए को चुनने वाले 60% है, तो भाई 60% कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो इससे आसान क्वेश्चन कोई आ सकता है, तो जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा उसकी बल्ले बल्ले होगी होगी दोस्तों। ये आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 25। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपए में बेचे जाने पर उसको 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। भाई 170 रुपए में बेचा जा रहा है, 270 में 35% का लाभ हो रहा है, यानी कि 135% पे बेचा जा रहा होगा। हमें लागत मूल्य निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 135 दूनी कितने होते हैं, 270, 2 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कांस्टेबल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कांस्टेबल का नहीं, एसआई का क्वेश्चन था। देखो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है दोस्तों 26। एक स्टोर पर 4 खरीदने पर 1 मुफ्त पाई जाती है, प्रमोशन योजना चल रही है, तो शुद्ध प्रतिशत लाभ बतानी, छूट बतानी कितनी होगी। देखो ये बात समझने वाली है। आप मुझे बताओ दोस्तों, 4 वस्तु उसने खरीदी और उसको 1 मुफ्त मिलेगी, तो जो दुकानदार होगा उसकी तो 5 वस्तु गई होंगी, भाई उसकी वस्तु तो 5 गई होंगी, और 5 गई हैं, उसमें 1 फ्री मिली है। तो आप मुझे बताओ, 1 फ्री मिली है और 5 वस्तुओं पर मिली है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20%। तो इसकी छूट हो जाएगी 20%। आपको ये बात समझने वाली थी यहाँ पे कि अक्सर क्या होता है दोस्तों, 20%, अक्सर क्या होता है, लोग कर देते हैं कि 1 वस्तु फ्री मिली और 4 वस्तु खरीदी, तो कितना हो जाएगा, 25%। नहीं, ये नहीं होता आंसर। आपको ध्यान से समझना है, जो आपको फ्री मिली है तो वो भी तो उसी दुकानदार से मिली है, तो उस दुकानदार की जो टोटल वस्तुओं का पैसा लगा, वो लगा 5 वस्तुओं का, 4 + 1, और आपने खरीदी कितनी है, 4 है, और मुफ्त कितनी मिली, 1 मिली, तो टोटल पे ही तो मुफ्त निकालेंगे, 1 मुफ्त मिली, टोटल पे मिली, तो आंसर हो जाएगा 20%। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 27। 22,150 पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन आपको बताना कितना होगा। देखो ध्यान से समझेंगे आप यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कितना, 22,150, और 22,150 है, उस पर 29% ब्याज दर है दोस्तों, और 29% ब्याज दर जो है वो 9 साल के लिए है। तो 9 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 29 नम्मा कितना हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ पहले। 29 नम्मा जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 29 नम्मा हो जाएगा 159, 259 ही तो होता है 29 नम्मा। भाई 29 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 261 होता है, सॉरी 261 होता है, तो 261 आपके पास आ जाएगा, 261। अभी तो 261 हो जाएगा,
ये परसेंटेज हो जाएगा आपका RT%। और RT% क्या होता है, ये SI होता है। और SI में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट बनाने के लिए, मुझे 100% प्रिंसिपल अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा। तब जाके मैं 261 में अगर इसको ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा मेरे पास 361%। यानी 361% जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट है 22,150। तो आपको क्या निकाल देना है, 22,150 का आपको क्या निकाल देना है, 361% निकाल देना है। बोलो बात आगे समझ में। आपको करना 25 से डिवाइड, 25 चौका 100 होते हैं, 25 अट्ठे 200, 200 होते हैं 200। और कितना बचा यहाँ पे बचेगा, 25 अट्ठे 200 और 25 छक्का 150 हो जाएगी। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, देखो 25 से डिवाइड करो, 25 चौका 100 और यहाँ पे 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। एक बार डिवाइड करके देखते हैं ना आसानी से कितना हो जाएगा दोस्तों। देखो 25 अट्ठे 200 बचेगा आपका कितना, ठीक है 200 तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा कितना, 15 150, 25 का 150 हो जाएगा। ये तो पूरा कट रहा है 25 से। अब 4 हो रहे हैं नहीं पीछे, ठीक है तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करो, 400 443 की मल्टीप्लाई आप करो 361 से और डिवाइड कर दो 2 से। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 443 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 361 से तो कितना आएगा, देखो 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। तो आप ये भी तो चेक कर सकते हो कि 19 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 1,59,923। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा और कितना बचेगा, फिर 2 नौ 18 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पच्चीस 10 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा 79,961, 79,961.5। ठीक है आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 28। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, वे राशि साधारण ब्याज पे 2 साल में कितनी हो जाती है, 1120 हो जाती है, 5 साल में इतनी हो जाती है। आपको मूल राशि बतानी क्या होगी, आंसर आपका होमवर्क है, आपको बताना क्या आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 है। 1000 के मूलधन पर 1000 के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात कीजिए। त्रिमासिक रूप से संयोजित है। अब त्रिमासिक रूप से संयोजित है तो आपको बताना है, आप मुझे बताओ 12% जो ब्याज दर है वो 12 महीने की है और आपको त्रिमासिक निकाली यानी कि 3 महीने की निकाली। तो 3 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगी, आप बोलोगे मुझे 3% आ जाएगी। 3% आ गई, 6 महीने का ब्याज निकालना। तो 6 महीने का ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 100 से कितना हो जाएगा, पहले पहले साल कितना हो जाएगा, 100 से 6 महीने की बात है ना, तो 3 मासिक कितने होते हैं 6 महीने में, 2 होते हैं, तो 2 बार लगाना पड़ेगा ब्याज। तो 100 से कितना हो जाएगा, 103। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो 100 से कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा फिर भी। अब इसको निकाल दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये कितना हो जाएगा, 1000 10,000। ये हो जाएगा आपका अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 103 का स्क्वायर हो जाता है 10,609। तो आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी, भाई प्रिंसिपल अमाउंट को आपको सेम दे रखी है 10,000 ही। तो 10,000 आपका, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी 10,000 दी हुई है तो आपके पास जो अमाउंट हो जाएगी वो भी तो सेम हो जाएगी, 10,609। तो 10,609 आपका आंसर आ जाएगा, 10,609 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ज्यादा आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 30 पे। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन परिलब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या बताना है, आपको अनुपात बताना कितना है। क्या बताना है दोस्तों, आपको अनुपात बताना है कितना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। आपको क्वेश्चन दिया दिया हुआ है ना,
जो एवरेज जो आपको रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखो आप ध्यान से समझो एक बार। जो क्वेश्चन आपका है ये दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका है कांस्टेबल का। अब देखो कांस्टेबल में भी इतना अच्छा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन तो देखो अच्छा है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। क्या कर सकती है, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो आपको इस लैंग्वेज से ही खेलना है बस। आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से एक बार आप समझेंगे। ध्यान से अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको दिया दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन परिलब्धियां। संपूर्ण वेतन जो परिलब्धियां है, परिलब्धियां का मतलब क्या होता है, जो वेतन परिलब्धियां होती है, आपको जब आप भी जब नौकरी पर लग जाओगे तो आपको ही मिलेगी परिलब्धियां। परिलब्धियां होती है दोस्तों जो टीएडीए, जो मतलब वेतन से बेसिक से अलग जो पैसा मिलता है, वो होती है आपकी परिलब्धियां। तो आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ जो पहला व्यक्ति है, मान लेता हूँ पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति आपका बी है। उसका वेतन मैं मान लेता हूँ, इसका वेतन हो जाएगा एक्स और इसका वेतन हो जाएगा वाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ इसका जो भत्ता होगा, जो इसका भत्ता होगा वो कितना होगा। इसका भत्ता 65% है। और अगर 65% इसको भत्ते के रूप में मिलता है तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, टोटल वेतन हो जाएगा इसका एक्स का 165%। भाई इसने बोला है कि जो 65% है, 65% भत्ते के रूप में मिलता है वेतन का, मूल वेतन का 65%, तो मूल वेतन तो एक्स है, तो एक्स का 65% मिलता है तो एक्स का 165% हो जाएगा टोटल। और इसका कितना हो जाएगा, इसका 80% मिलता है तो ये कितना हो जाएगा, बाई का 180% हो जाएगा। आपको इन दोनों का ही रेशियो निकालना, यानी कि इनके मूल वेतन का रेशियो निकालना। तो मूल वेतन कितना है, एक्स अपॉन बाई, यानी आपको एक्स अपॉन बाई का रेशियो निकालना। तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये हो जाएगा 180 बटे हो जाएगा आपका कितना, 180 बटे 165 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका कितना, मतलब किससे डिवाइड होगा, 15 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15 से 12 बार हो जाएगा, ये 15 से 11 बार हो जाएगा, तो 12/11 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12/11 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12:11। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 31। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, अभिषेक जो है, अभिषेक और विमल जो है दोस्तों, उसका जो अनुपात है वो विमल के अनुपात से 3 गुना करता है। तो अगर विमल एक्स करता है तो ये कितना करता है, 3x। अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इनका अनुपात हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, 3:1 हो जाएगा। अधिक निवेश करता है। और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। यानी जो विमल है वो चिन्मय द्वारा दिए जो निवेश किया गया है उसका 2/3, यानी कि अगर 3 निवेश करता है तो 2 निवेश करता है। तो आपको क्या कर देना है, क्योंकि विमल कॉमन है तो विमल को बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये जो इसका स्क्वायर रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 6:2। अब क्योंकि जो अभिषेक और विमल और चिन्मय का टोटल अनुपात कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3। भाई तीनों का अनुपात आ गया, विमल तो बराबर हो गया ना, तो तीनों का अनुपात आ गया। इसने बोला वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 550 रुपये, 5,500 रुपए, तो चिन्मय का हिस्सा बताना। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, टोटल हो जाएगा 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5,500 रुपए। आपको पूछा गया है चिन्मय, चिन्मय यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 या 15, यानी 1500 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, 1500 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 32। 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की, एक पंसारी की क्या है, एक पंसारी की 6,535, ठीक है, 7,270, 7,027, सॉरी, 6,955 और 7,330 और आपको 6,362, और ये दिया हुआ है 6 महीनों की। तो 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत और इतना औसत है बिक्री प्राप्त करने के लिए उसको छठे महीने में। तो आपको छठे महीने की वैल्यू बतानी है, छठे महीने। तो मैं इसको एक बार करता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ ना, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। कितना है, 6,535, उसके बाद कितना है 7,227, उसके बाद है 6,955, उसके बाद है दोस्तों 7,330 और उसके बाद है 6,362 और प्लस मान लेता हूँ एक्स। ठीक है,
यानी कि जो 11वें साल छठे साल में है, छठे महीने में है दोस्तों, वो मान लेता हूँ x, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे? 6 से डिवाइड करूंगा। 6 से डिवाइड करूंगा तो टोटल आपके पास ये औसत आ जाएगा, और यही औसत आपको 6600 के बराबर दिया हुआ है। अब एक तरीका तो इसका ये है, एक हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से भी कर सकते हैं आप, तो कल को आपको डेविएशन वाला भी बता दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, रोज सीखेंगे, तो जब तक पेपर आपका आएगा, 2 महीने आपके पेपर के हैं अभी, आप छोड़ दोगे पेपर आराम से। देखो ऐड करो, ऐड करेंगे, देखो 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 5 21 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ही आप आंसर निकाल सकते हो। वही अगर 21 यहाँ पे आएगा, है ना, देखो ध्यान से समझो, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा? देखो 5 और 5 10 और 7 17, और तो 19 आएगा, तो 9 आएगा, 9। अब यहाँ से ही आप आंसर निकाल सकते हो, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो यहाँ से ही आंसर निकाल सकते हो। भाई यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 9 आ रहा है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 0 है, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें से 9 माइनस होगा, और यूनिट डिजिट पे 0 है, 0 में से अगर 9 माइनस होता है तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, तो 1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5351। यही आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप समझ पा रहे हो बात को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैं इन चारों पांचों को ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, और यूनिट डिजिट पे 9 है प्लस x हो जाएगा। मैं यूनिट डिजिट से करके दिखाता हूँ आपको, और जब मैं इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 छंग 36 का 6 हो जाएगा, 6 छंग 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39। ये इतना हो जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट 9 है, इसकी यूनिट डिजिट 0 है, जब मैं इसमें से 9 यूनिट डिजिट माइनस करूंगा तो x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। अब इसमें यूनिट डिजिट केवल एक जो है वो एक ही ऑप्शन की है, एक ही, और यही आंसर हो जाएगा बस। समझ गए बात को? तो ना को आपको डेविएशन लगाने की जरूरत, ना कुछ लगाने की जरूरत, सिंपल से यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा। ए बी सी क्रम से 735, 490, 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 735 हो जाएगा, 490 हो जाएगा, 1470 हो जाएगा। आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। ये एक दिन में, ये ए है, ये बी है दोस्तों, ये सी है। अब आपको बताना अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो आपको पहले इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 1470। 1470 से 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, ये 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 और 9 तिया 27, और ये कट जाएगा एक बार। आपसे बोला गया एक साथ कार्य करते हुए वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सिंपल है भाई, इससे सिंपल भी अगर क्वेश्चन हुआ तो बेकार है। कितना हो जाएगा टोटल? 6, 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 6 दूनी 12 हो जाएगा, बचेगा 2, और 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 245 आंसर हो जाएगा। 245 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 34 सॉरी। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। कितनी रफ्तार से? 6 घंटे में। 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ दूरी तय करता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 18 छक्का 108 हो जाएगी, यानी कि 1080 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? 18 छक्का 108 इतनी दूरी हो जाएगी। वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो वही दूरी तय करनी है, उसे कितनी रफ्तार रखनी पड़ेगी? तो वही दूरी तय करनी है दोस्तों, और 10/3 घंटे में तय करनी है, तो 10/3 हो जाएगा आपका, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कितने घंटे में तय करनी है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 से 1 जीरो हट जाएगा, 8 से 24, यानी कि यूनिट डिजिट पे 4 होना चाहिए, तो 4 2 में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 324 आंसर हो जाएगा। 324 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आखिरी प्रश्न है जो आपको करना है क्वेश्चन, ये होमवर्क के तौर पर आपका क्वेश्चन है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर बताना है। आसान क्वेश्चन है। और कैसी लगी आपको क्लास? 35 नंबर में से आपके कितने नंबर सही हुए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। और क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में और चीजें थोड़ी सी समझाने में समय लग रहा है, तो इसलिए मैंने आपको कम क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको कम टाइम में काफी सारी चीजें समझा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको